नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। आज 9 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की घोषणा की है। इसका मतलब है कि आज से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उस दिन तक यह प्रक्रिया चलेगी, यानी पूरे 2 महीने तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। 5 राज्यों की सिर्फ 679 विधानसभा की सीटें हैं और इन 679 विधानसभा की सीटों पर चुनाव आयोग 2 महीने में कराएगा। 7 नवंबर, 17 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर की तारीख तय हुई है चुनाव के लिए। सिर्फ छत्तीसगढ़ एक राज्य है जहां 90 विधानसभा सीटों के चुनाव 2 चरणों में होंगे, 7 और 17 नवंबर को। बाकी 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना और मिजोरम भी, बाकी 4 राज्यों में एक एक चरण में चुनाव हो जाएंगे। तो ये चुनाव की प्रक्रिया चलेगी पूरे 2 महीने। अब सोचिए, यही चुनाव आयोग है जो बार बार कहता है कि हम पूरे देश में सारे चुनाव एक साथ करा सकते हैं, यानी 543 लोकसभा की सीटें और 4100 से ज़्यादा विधानसभा की सीटों पर जो चुनाव आयोग कहता है कि हम एक साथ चुनाव करा लेंगे, उसको 679 सीटों पर चुनाव कराने में 2 महीने का समय लगेगा। तो वो एक अलग चर्चा का विषय है, फिर उस पर और आगे बाद में चर्चा होगी। अभी यह है कि 5 राज्यों के चुनाव की रणभेरी बज गई है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले इन 5 राज्यों के चुनाव को बहुत अहम माना जाता है, खास तौर से इस वजह से क्योंकि इससे एक धारणा बनती है, इससे एक डायरेक्शन मिलता है कि आगे के चुनाव या आगे की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी। निष्कर्ष की बात नहीं कर रहे हैं हम, निष्कर्ष में तो बहुत समस्या हो सकती है क्योंकि पिछले बार जो 2018 का चुनाव हुआ था, उस 2018 के चुनाव में इन 5 राज्यों में बीजेपी बुरी तरह से हारी थी। 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो उसने 15 साल की अपनी निर्बाध सत्ता गंवाई थी। लगातार 15 साल से दोनों राज्यों में बीजेपी राज कर रही थी और वो चुनाव हार करके सत्ता से बाहर हो गई थी। राजस्थान में 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज कायम रहा था और बीजेपी हार गई थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ 1 एमएलए जीता था और मिजोरम में भी सिर्फ 1 एमएलए जीता था। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी इतनी बुरी तरह से हारी थी कि उसको 90 में से सिर्फ 15 सीटें मिली थी, जहां उसने 15 साल तक राज किया था। तो इस बुरी तरह से हारी थी। लेकिन 6 महीने के बाद ही जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें भारी बहुमत से जीती भारतीय जनता पार्टी। उसने राजस्थान की सारी सीटें जीत ली, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जीती उसने, छत्तीसगढ़ में से 11 में से 9 सीटें जीती। तेलंगाना में भी जहां उसका सिर्फ 1 एमएलए जीता था, वहां उसने लोकसभा की 4 सीटें जीती। तो ये बड़ी जीत हासिल की बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में। तो जितने लोग विधानसभा चुनाव के 2018 के नवंबर के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल रहे थे कि बीजेपी अब लोकसभा का चुनाव हार जाएगी, उनको बड़ी निराशा हुई थी। तो इसलिए अभी कोई निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे यह तय नहीं होगा कि 2024 कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसको सेमीफाइनल कह रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन वो भी एक गलत प्रतीक है सेमीफाइनल का। खेलों में सेमीफाइनल हारने वाला फाइनल नहीं खेलता है, लेकिन चुनावों में जो सेमीफाइनल हारता है वो फाइनल भी खेलता है और कई बार जीत भी जाता है, जैसा पिछली बार बीजेपी जीत गई थी। तो इसलिए सेमीफाइनल फाइनल के चक्कर में भी नहीं पड़ना है और कोई निष्कर्ष भी नहीं निकालना है। अब असली चीज ये है कि ये चुनाव पहला चुनाव ऐसा हो रहा है पिछले 20 साल में जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी बिना कोई चेहरा पेश किए चुनाव लड़ रही है। इसके पहले पिछले 20 साल से हर चुनाव चेहरा पेश करके लड़ा है बीजेपी ने। 2003 में वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में उमा भारती का चेहरा पेश किया गया था। बाद में उमा भारती हट गई थी, लेकिन 2008 से लगातार शिवराज सिंह चुनाव के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ी। तो वसुंधरा राजे का चेहरा 20 साल तक रहा राजस्थान में। मध्य प्रदेश में लगभग 18 साल तक चेहरा शिवराज सिंह चौहान का रहा और छत्तीसगढ़ में 20 साल तक चेहरा रमन सिंह का रहा। इन 3 चेहरों पर चुनाव लड़ी बीजेपी। ये पहली बार है जब इनके चेहरों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कमल का फूल जो है वो बीजेपी का चेहरा है। पार्टी कमल के फूल के निशान पर वोट मांग रही है या फिर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हो रही है। सामूहिक नेतृत्व कैसा होता है ये मध्य प्रदेश में दिखाया भी भारतीय जनता पार्टी ने। उसने 69 उम्मीदवारों की घोषणा की है और उसमें 7 एमपी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं और एक महासचिव भी चुनाव लड़ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय। तो बीजेपी बड़े चेहरों को उतार करके ये मैसेज दे रही है कि कोई एक चेहरा नहीं है, सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पहली दफा है पिछले 20 साल में जब कोई चेहरा चुनाव नहीं लड़ रहा है और कोई प्रदेश का चेहरा नहीं होने का मतलब है कि केंद्र में जो नेतृत्व है, जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उस चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है।
तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये विधानसभा के चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मैंडेट लेने की तरह है। उन्होंने इसके ठीक पहले, चुनावों के पहले महिला आरक्षण का बिल पास कराया, उसको लागू किया और उसका बार बार जिक्र भी किया चुनाव की अपने रैलियों में उन्होंने। और वो अपने केंद्र सरकार के कामकाज पर हर जगह चुनाव वोट मांग रहे हैं, हर जगह उन्होंने प्रचार किया, वहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई उन्होंने। और इसके ठीक उलट एक तरफ जहां बीजेपी जो अब तक चेहरा पेश करके लड़ती थी वो बिना चेहरे के लड़ रही है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो कभी भी प्रदेशों में चेहरा पेश करके चुनाव नहीं लड़ती थी, वो इस बार हर प्रदेश में एक चेहरा पेश करके चुनाव लड़ रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के चेहरे पर लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के चेहरे पर लड़ रही है और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। तो ये जो उलटबाजी हुई है इस बार इन चुनावों में, उससे भी कुछ निष्कर्ष निकलेगा, उससे भी कुछ नतीजे निकलेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के जो छत्रप नेता हैं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, उन्होंने जीत दिलाई थी पार्टी को। अगर इन राज्यों में भी इन राज्यों के प्रादेशिक छत्रप जीत दिलाते हैं तो एक बड़ा संकेत होगा। फिर अगले लोकसभा चुनाव में इन छत्रपों की भूमिका बहुत बड़ी होगी। दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी इस तरह के छत्रप आगे खड़े करेगी, तो एक मैसेज वो निकलेगा। जो असली चीज है, जो दिशा मिलेगी वो धारणा के स्तर पर मिलेगी। अभी तक एक परसेप्शन है कि 10 साल से नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार है और 10 साल की सरकार का एक एंटी इनकम्बेंसी होगी। उस एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी कमजोर होगी, ऐसी एक धारणा है। और यह धारणा इसलिए भी बनी है क्योंकि विपक्ष का एक बड़ा मजबूत गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया है। तो वो गठबंधन बनने के बाद एक साथ पहली बार इतने राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो उस गठबंधन मतलब इंडिया बना है, उसके बाद एक तरह से ये पहला चुनाव है और एक रिहर्सल है लोकसभा चुनाव का। तो इस रिहर्सल में कैसा इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी होती है, अभी कोई अलायंस नहीं हुआ है और हो सकता है कि अभी आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जो अलग अलग उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं उनके साथ किसी तरह का अलायंस हो कांग्रेस का, एक एक दो दो सीटों का, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और वो नहीं होने के बावजूद ये इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव है। तो एक धारणा जो अभी ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद एनडीए या बीजेपी को लेकर के बन रही है, उस पर भी एक मैंडेट है। अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है इसके बावजूद, जबकि वो चेहरा नहीं पेश कर रही है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, मध्य प्रदेश में उसका लगभग 20 साल का शासन है, इसके बावजूद अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है तो इससे लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और ब्रांड नरेंद्र मोदी और मजबूत होगा लोकसभा चुनाव के लिए। अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता है तो इंडिया के प्रति मजबूती की धारणा बनेगी। ये होगा कि अपोजिशन के जो नेता और जिन्होंने 1-on-1 इलेक्शन बनाने का संकल्प किया हुआ है कि हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ एक अपोजिशन का कैंडिडेट होगा, उनको एक बड़ी वो धारणा बनाने वाले नेताओं को एक बड़ा बल मिलेगा। फिर वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हर कैंडिडेट के खिलाफ अपोजिशन का एक कैंडिडेट लड़ाने की धारणा मजबूत होगी। इस चुनाव में 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में यही होना है। बीजेपी के हर कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेस का एक कैंडिडेट होगा। यहां कोई त्रिकोणात्मक लड़ाई नहीं है, कोई तीसरी ताकत चुनाव नहीं लड़ रही है। तेलंगाना में जरूर तीसरी ताकत चुनाव लड़ रही है, बीजेपी चुनाव लड़के और त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो भी कितना बना पाएगी ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो लड़ रही है। वहां उसकी कोशिश होगी कि त्रिकोणात्मक बने, किसी तरह से चुनाव असेंबली हंग हो जाए। लेकिन वहां भी मुख्य लड़ाई भारत राष्ट्र समिति जो सत्तारूढ़ है, 10 साल से जिसका शासन है, और कांग्रेस पार्टी के बीच में होगी। और वहां भी कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी का चेहरा आगे किया है, एक मजबूत रेड्डी वोट उसके पास है वहां। और कर्नाटक में चुनाव जिताने वाले, जो चुनाव जीतने के आर्किटेक्ट हैं कांग्रेस के परफॉर्मेंस के, डीके शिवकुमार, वो और उनकी टीम वहां तेलंगाना में चुनाव लड़ा रही है। कांग्रेस अलग तेलंगाना बनाने का क्रेडिट लेकर के वहां चुनाव लड़ रही है। तो इस ग्राउंड पर तेलंगाना में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ये 4 राज्य हैं जहां कांग्रेस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और इस जगह पर जो है उसने अपना एजेंडा सेट किया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। तो ये कई चुनावों के बाद ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस मजबूत प्रादेशिक क्षत्रपों को आगे करके लड़ रही है। प्रादेशिक क्षत्रपों का मुकाबला सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है। और एजेंडे के स्तर पर, मुद्दे के स्तर पर भी कांग्रेस ने अपना एजेंडा सेट किया हुआ है, और वो एजेंडा है जाति जनगणना का। अभी बिहार के आंकड़े आए और बिहार के आंकड़े आने के बाद ही राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाति जनगणना की घोषणा कर दी। आज चुनाव की घोषणा हुई है, इसके 2 दिन पहले उन्होंने जाति जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी। यानी उसका क्रेडिट उन्होंने लिया कि हम जाति जनगणना करा रहे हैं, और इसके आंकड़े आने पर ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है। अगर आदिवासी संख्या ज्यादा है उसका आरक्षण बढ़ा सकते हैं, दलित आबादी ज्यादा है तो उसका आरक्षण बढ़ा सकते हैं। तो एक तरफ
बीजेपी है जिसका हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का मजबूत नेतृत्व का एजेंडा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना को, अपने पुराने तमाम जो रास्ते थे, जो आइडियोलॉजी थी, उसको छोड़ करके कांग्रेस जाति जनगणना के रास्ते पर आई है। राहुल गांधी बार बार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो आबादी के अनुपात में आरक्षण की बात कर रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक का नारा उन्होंने दिया हुआ है। तो ये एजेंडा कांग्रेस का है। अगर इस एजेंडे, ये चुनाव इस बात की भी परीक्षा है कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए मूल एजेंडा क्या होगा। बीजेपी का हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का और मजबूत नेतृत्व का मुद्दा कितना चलता है, और जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, आरक्षण का मुद्दा कितना चलता है। मंडल 2 या 3 की जो राजनीति हो रही है वो कितनी चलती है। एक मुद्दा तो सबके लिए है, मुफ्त की रेवड़ी सब बांट रहे हैं। जो सरकार में है वो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है, जो अपोजिशन में है वो मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बात कर रहा है, वादे कर रहा है, तो वो तो अपनी जगह है। लेकिन ये आइडियोलॉजिकल इशू है और सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग करने का एक बड़ा मुद्दा है कि इस मुद्दे पर वहां जो हिंदुत्व बनाम जाति का एक मुद्दा होगा, इन सभी राज्यों में होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के धारणा के स्तर पर, परसेप्शन के स्तर पर इस चुनाव का बड़ा महत्व होगा। जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे तो उसकी व्याख्या इस नजरिए से होगी कि एजेंडा कितना चला, इंडिया वर्सेज एनडीए कितना कामयाब रहा, नरेंद्र मोदी वर्सेज प्रादेशिक छत्र कितना कामयाब रहा, हिंदुत्व बनाम जाति का मुद्दा कितना कामयाब रहा, किसने बेटर मैनेजमेंट करके चुनाव लड़ा। ये सारी चीजें धारणा के स्तर पर इससे सीखने को मिलेगा हर पार्टी को, और फिर उस आधार पर आगे लोकसभा चुनाव की तैयारी होगी। जहां तक इंडिया की बात है, उस गठबंधन में भी कांग्रेस अगर मजबूत होती है तब भी उसकी मोल भाव की क्षमता बढ़ेगी, वो ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश करेगी। इससे इंडिया गठबंधन में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। अगर वो कमजोर होती है तो दूसरी जो प्रादेशिक पार्टियां हैं वो ज्यादा सीट की मांग करेंगी, उससे भी इंडिया के अंदर एक तनाव हो सकता है। तो ये एक लेवल पर गठबंधन की भी परीक्षा है। आगे गठबंधन क्या रुख लेगा, क्या रूप लेगा, उसकी भी परीक्षा है। उसका भी रास्ता, उसकी भी दिशा इससे तय होगी। और एजेंडा क्या होगा आगे के चुनाव में, उसकी भी दिशा इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से तय होगी। धन्यवाद।